एक बीमारी के हिसाब से गिना जाता है, लेकिन जिसको ये बीमारी है उसके लिए ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और क्या कठिनाई है, इसको समझने के लिए कुछ वक्त मुझे चाहिए था आप सबका, क्योंकि आप यूथ हो, इंडिया के आने वाले भविष्य हो। तो कल के लिए आज हमें जागरूकता हर जगह पे पहुंचानी है। इसी उद्देश्य से सर्वेश्याम मंगलम फाउंडेशन कुछ सालों से काम कर रहा है। मेरा नाम झरना मलिक है और मैं इस संस्था को शुरुआती दिनों से ही जुड़ी हुई हूँ। सर्वेश्याम मंगलम फाउंडेशन का मेन जो विजन है थैलेसीमिया को लेके, थैलेसीमिया की रोकथाम करना, क्योंकि आज हम 2025 में बैठे हैं। बीइंग ए थैलेसीमिया मेजर पेशेंट बाय माई सेल्फ, मुझे ये दुख होता है जब न्यू पेशेंट डिटेक्ट होते हैं हॉस्पिटलों में। जो आज के पढ़े लिखे युवा हैं, जब उनके बच्चे भी डिटेक्ट होते हैं थैलेसीमिया जैसे इतनी कठिन बीमारियों से। एंड आज जितने भी व्यक्ति हमसे जुड़े हैं, मैं कोशिश यही करूँगी कि आप समझने और जानने के बाद एक बार अपने थैलेसीमिया की स्टेटस की स्क्रीनिंग करवाएं और आपके आसपास के जितने भी व्यक्ति हैं उन तक ये बात पहुँचाएं। थैलेसीमिया बेसिकली एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें शरीर में रेड सेल क्रिएट होने की कैपेसिटी नहीं होती है थैलेसीमिया मेजर पेशेंट्स में। थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो दो टाइप की है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। मुझे जो बीमारी है थैलेसीमिया मेजर, वो टाइप ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर है। थैलेसीमिया के कारण बचपन से जब मेरा जन्म हुआ कुछ महीने के बाद मैं बहुत बीमार रहने लगी थी। और 1994 की बात करूं, उस टाइम इसकी कोई भी अवेयरनेस डॉक्टर्स के अंदर भी नहीं था। और मेरी जन्म उड़ीसा जैसे रूरल एरिया में है, तो वहाँ पे थैलेसीमिया क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कोई भी जानकारी डॉक्टर तक को भी नहीं थी। 2-3 साल लगातार मैं बीमार रहती थी। मुझे मेरी जो बीमारी, जब भी मुझे कोई इन्फेक्शन होता था 2 महीने में 3 महीने में वो ठीक नहीं होता था और मैं बहुत सीरियस कंडीशन तक पहुंच जाती थी। इसके लिए मैं बार मुझे ब्लड चढ़ाना पड़ता था और ब्लड चढ़ाने का कोई कारण पता नहीं चलता था, शरीर में रेड सेल कम क्यों हो जाती है। थैलेसीमिया बिकॉज एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें शरीर क्या करता है, मरीज की जो बोन मैरो है, जो हमारे शरीर में रेड सेल क्रिएट करता है, उसकी क्षमता नहीं होती है उस पेशेंट के शरीर में कि रेड सेल क्रिएट हो पाए। और रेड सेल ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर अंग तक पहुंचाता है, सेल्स तक पहुंचाता है। उसके लिए ऑक्सीजन का भी ये बहुत बड़ा रोल होता है कि जब रेड सेल कम हो जाती है, सांस फूलने लगती थी, कमज़ोरी आती थी, डिफरेंट बीमारी मुझे जकड़ों में ले लेती थी। और जिसके लिए ना मैं चल फिर पाती थी, ना साधारण जीवन यापन जैसे खाना पीना और स्वस्थ जीवन यापन बिता पाती थी। तो बार बचपन से जब बीमार रहने लगी, एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल बार ढूंढने के बाद गांव से दिल्ली एम्स तक मेरी माँ लेके आए। वहाँ पे बहुत महीनों की स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग के बाद पता चला मुझे थैलेसीमिया मेजर की बीमारी है। उस टाइम मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी, फिर भी उनको ये जानकारी नहीं थी कि थैलेसीमिया मेजर क्या बीमारी है। दिल्ली एम्स में कितने महीनों की टेस्टिंग के बाद ये जानकारी मिली कि थैलेसीमिया मेजर एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें शरीर में रेड सेल क्रिएट होने की कैपेसिटी नहीं होती। डॉक्टर के हिसाब से इस बीमारी का सेकंड स्लाइड जिसमें सिम्टम एंड कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हैं प्लीज। इसके बाद ये और आप देख सकते हैं इसमें जो थैलेसीमिया के ऊपर बेसिक टेक्निकल जानकारी है। अगर थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया का जो 2 टाइप है अल्फा बीटा के हिसाब से, थैलेसीमिया ट्रेट जो होते हैं वो थैलेसीमिया माइनर और मेजर होते हैं। अगर 2 नॉर्मल व्यक्ति जिनके शरीर में जेनेटिक म्यूटेशन में बिल्कुल ही थैलेसीमिया का कोई ट्रेट नहीं है, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको थैलेसीमिया नहीं होता है। लेकिन अगर एक थैलेसीमिया माइनर और एक थैलेसीमिया मेजर व्यक्ति का कोई भी बच्चा जन्म लेता है, उसमें थैलेसीमिया माइनर आने की चांसेस होती है। लेकिन अगर एक थैलेसीमिया माइनर
दूसरे थैलेसीमिया माइनर से शादी करता है और उनका बच्चा होता है, तो उसमें थैलेसीमिया मेजर होने की चांसेस 25% है। आप इसमें देख सकते हैं थैलेसीमिया माइनर कैरियर मदर एंड फादर के होने से ही थैलेसीमिया मेजर एक बच्चे में होने की 25% चांसेस है, जिसमें बताया गया है। तो डॉक्टर ने, जब एम्स के डॉक्टर ने मुझे डिटेक्ट करा थैलेसीमिया मेजर, मेरे माँ बाप को यही समझाया। मेरे माता पिता के पास थैलेसीमिया मेजर का ट्रेट था और उनको ये जानकारी नहीं थी कि उनकी बच्ची भी थैलेसीमिया मेजर हो सकती है। और अनजाने में उन्होंने, जब मेरे मम्मी पापा ने फैमिली प्लान करी और मैं कंसीव हुई, तो मुझे थैलेसीमिया मेजर की बीमारी आ चुकी थी। मेरे जन्म से जो 4 साल तक मुझे बार बार बीमारी होती थी और मैं सीरियस कंडीशन में आखिरी वक्त तक पहुंच जाती थी, आईसीयू तक। तो उसका रीज़न ही थैलेसीमिया होना मुझे था। उसके बाद थैलेसीमिया की जो सिम्टम्स हैं आप दिखा सकते हो, नेक्स्ट स्लाइड। छोटे हैं। नमस्कार। मैं सबको पहले थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप सबका कुछ वक्त हमें मिल पाया इस संवेदनशील टॉपिक थैलेसीमिया के ऊपर जानकारी के लिए। थैलेसीमिया एक बीमारी के हिसाब से गिना जाता है, लेकिन जिसको ये बीमारी है उसके लिए ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और क्या कठिनाई है, इसको समझने के लिए कुछ वक्त मुझे चाहिए था आप सबका, क्योंकि आप यूथ हो, इंडिया के आने वाले भविष्य हो। तो कल के लिए आज हमें जागरूकता हर जगह पे पहुंचानी है। इसी उद्देश्य से सर्वेश्याम मंगलम फाउंडेशन कुछ सालों से काम कर रहा है। मेरा नाम झरना मलिक है और मैं इस संस्था को शुरुआती दिनों से ही जुड़ी हुई हूँ। सर्वेश्याम मंगलम फाउंडेशन का मेन जो विजन है थैलेसीमिया को लेके, थैलेसीमिया की रोकथाम करना, क्योंकि आज हम 2025 में बैठे हैं। बीइंग ए थैलेसीमिया मेजर पेशेंट बाय माई सेल्फ, मुझे ये दुख होता है जब न्यू पेशेंट डिटेक्ट होते हैं हॉस्पिटलों में। जो आज के पढ़े लिखे युवा हैं, जब उनके बच्चे भी डिटेक्ट होते हैं थैलेसीमिया जैसे इतनी कठिन बीमारियों से। एंड आज जितने भी व्यक्ति हमसे जुड़े हैं, मैं कोशिश यही करूँगी कि आप समझने और जानने के बाद एक बार अपने थैलेसीमिया की स्टेटस की स्क्रीनिंग करवाएं और आपके आसपास की जितने भी व्यक्ति हैं उन तक ये बात पहुंचाएं। थैलेसीमिया बेसिकली एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें शरीर में रेड सेल क्रिएट होने की कैपेसिटी नहीं होती है थैलेसीमिया मेजर पेशेंट्स में। थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो 2 टाइप की है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। मुझे जो बीमारी है थैलेसीमिया मेजर, वो टाइप ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर है। थैलेसीमिया के कारण बचपन से जब मेरा जन्म हुआ कुछ महीने के बाद मैं बहुत बीमार रहने लगी थी। और 1994 की बात करूं, उस टाइम इसकी कोई भी अवेयरनेस डॉक्टर्स के अंदर भी नहीं था। और मेरी जन्म उड़ीसा जैसे रूरल एरिया में है, तो वहाँ पे थैलेसीमिया क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कोई भी जानकारी डॉक्टर तक को भी नहीं थी। 2-3 साल लगातार मैं बीमार रहती थी। मेरी जो बीमारी, जब भी मुझे कोई भी इन्फेक्शन होता था 2 महीने में 3 महीने में वो ठीक नहीं होता था और मैं बहुत सीरियस कंडीशन तक पहुंच जाती थी। इसके लिए
मैं बार बार मुझे ब्लड चढ़ाना पड़ता था और ब्लड चढ़ाने का कोई कारण पता नहीं चलता था, शरीर में रेड सेल कम क्यों हो जाती है। थैलेसीमिया बिकॉज एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें शरीर क्या करता है, मरीज़ की जो बोन मैरो है, जो हमारे शरीर में रेड सेल क्रिएट करता है, उसकी क्षमता नहीं होती है उस पेशेंट के शरीर में कि रेड सेल क्रिएट हो पाए। और रेड सेल ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर अंग तक पहुंचाता है, सेल्स तक पहुंचाता है। उसके लिए ऑक्सीजन का भी ये बहुत बड़ा रोल होता है कि जब रेड सेल कम हो जाती है, सांस फूलने लगती थी, कमज़ोरी आती थी, डिफरेंट बीमारी मुझे जकड़ों में ले लेती थी, और जिसके लिए ना मैं चल फिर पाती थी, ना साधारण जीवन यापन जैसे खाना पीना और स्वस्थ जीवन यापन बिता पाती थी। तो बार बार बचपन से जब बीमार रहने लगी, एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल बार बार घूमने के बाद गांव से दिल्ली एम्स तक मेरे माँ बाप लेके आए। वहाँ पे बहुत महीनों की स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग के बाद पता चला मुझे थैलेसीमिया मेजर की एक बीमारी है। उस टाइम मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी, फिर भी उनको ये जानकारी नहीं थी कि थैलेसीमिया मेजर क्या बीमारी है। दिल्ली एम्स में कितने महीनों के टेस्टिंग के बाद ये जानकारी मिली कि थैलेसीमिया मेजर एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें शरीर में रेड सेल क्रिएट होने की कैपेसिटी नहीं होती। डॉक्टर के हिसाब से इस बीमारी का सेकंड स्लाइड जिसमें सिम्टम एंड कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हैं प्लीज़। इसके बाद ये वाला आप देख सकते हैं, इसमें जो थैलेसीमिया के ऊपर बेसिक टेक्निकल जानकारी है। अगर थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया का जो 2 टाइप है अल्फ़ा बीटा के हिसाब से, थैलेसीमिया ट्रेट जो होते हैं वो थैलेसीमिया माइनर और मेजर होते हैं। अगर 2 नॉर्मल व्यक्ति जिनके शरीर में जेनेटिक म्यूटेशन में बिल्कुल ही थैलेसीमिया का कोई ट्रेट नहीं है, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको थैलेसीमिया नहीं होता है। लेकिन अगर एक थैलेसीमिया माइनर और एक थैलेसीमिया मेजर व्यक्ति का कोई भी बच्चा जन्म लेता है, उसमें थैलेसीमिया माइनर आने की चांसेस होती है। लेकिन अगर एक थैलेसीमिया माइनर दूसरे थैलेसीमिया माइनर से शादी करता है और उनका बच्चा होता है, तो उसमें थैलेसीमिया मेजर होने की चांसेस 25% है। आप इसमें देख सकते हैं थैलेसीमिया माइनर कैरियर मदर एंड फादर कि होने से ही थैलेसीमिया मेजर एक बच्चे में होने की 25% चांसेस है, जिसमें बताया गया है। तो डॉक्टर ने जब एम्स के डॉक्टर ने मुझे डिटेक्ट करा थैलेसीमिया मेजर, मेरे माँ बाप को यही समझाया। मेरे माता पिता के पास थैलेसीमिया मेजर का ट्रेट था और उनको ये जानकारी नहीं थी कि उनकी बच्ची भी थैलेसीमिया मेजर हो सकती है। और अनजाने में उन्होंने, जब मेरी मम्मी पापा ने फैमिली प्लान करी और मैं कंसीव हुई, तो मुझे थैलेसीमिया मेजर की बीमारी आ चुकी थी। मेरे जन्म से जो 4 साल तक मुझे बार बार बीमारी होती थी और मैं सीरियस कंडीशन में आखिरी वक्त तक पहुंच जाती थी, आईसीयू तक, तो उसका रीज़न ही थैलेसीमिया होना मुझे था। उसके बाद थैलेसीमिया की जो सिम्टम्स हैं आप दिखा सकते हो, नेक्स्ट स्लाइड। थैलेसीमिया की बीमारी से जो सिम्टम्स होती है, एनीमिया जिसमें रेड सेल कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, फटीग होना, वीकनेस होना, जॉन्डिस, पिल स्किन, येलो ऑफ द आइज, एनलार्ज पेन एंड एब्डोमिनल पेन्स, डिस्कम्फर्ट्स रहता है। एंड उसके कारण शरीर की हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती है, डिफरेंट फ्रैक्चर सिचुएशन से भी जाना पड़ता है, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज भी होता है, लो इम्यूनिटी होती है, डिले ग्रोथ, जैसे लड़के और लड़कियों में 14 से 15 साल के बाद एडोलसेंस शुरू होती है, वो एडोलसेंस होने में भी बहुत देरी होती है या नहीं होती है। थैलेसीमिया डिटेक्ट होने के बाद मैं तो अपने गांव चली गई, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने की बहुत मेहनत और कोशिश करी, क्योंकि इतना साधारण नहीं था कि दूसरे बच्चों की तरह हम पढ़ पाए लिख पाए और जो हमारी मंजिल है वहाँ तक पहुँच पाए, क्योंकि चलते थे तो थक जाते थे, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, दवाइयों से दिन रात घिरे रहना होता था। हर 15 दिनों में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थैलेसीमिया का जो प्रथम ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट है
ब्लड ट्रांसफ्यूशन। एंड सेकंड ट्रीटमेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूशन के द्वारा जो डिपॉजिट आयरन शरीर में रहता है उसको रिमूव करना। एंड नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट होते हैं मल्टीपल जो क्राइसिस आती है, जैसे कुछ भी बीमारी आए, क्राइसिस ड्यू टू थैलेसीमिया होता है, क्योंकि जब हम थैलेसीमिया का प्रथम ट्रीटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूशन बोलते हैं, हमारे शरीर में रेड सेल क्रिएट नहीं होता है, तो हमें ज़िंदा रहने के लिए सिंपल सरल भाषा में ब्लड चढ़ाना पड़ता है ट्रांसफ्यूशन के माध्यम से किसी और व्यक्ति का ब्लड, क्योंकि वो कहीं क्रिएट या मैन्युफैक्चर नहीं है, किसी और व्यक्ति का ब्लड हमारे शरीर में ट्रांसफ्यूज की जाती है, जिसके माध्यम से हमें 15 दिन की जीवन यापन करने की शक्ति हमारे शरीर में मिलता है। तो जब हम रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूशन लेते हैं हर 15 दिन सर्वाइव करने के लिए, ब्लड के माध्यम से जो आयरन है, एक्स्ट्रा आयरन दूसरे व्यक्ति का हमारे शरीर में जाता है, उसको रिमूव करने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती है, और बहुत हद तक रिमूव नहीं हो पाती है, तो जैसे आँख, कान, हड्डी, स्किन, ऐसे अंग में जाके डिपॉजिट होता है, किडनी, लीवर, हार्ट, तो जिस भी अंग में वो आयरन डिपॉजिट रहता है वो उस अंग को हार्म करता है और ख़राब करता है, जैसे कि डैमेज करता है। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कि इस स्लाइड में बताया है कि रेगुलर ट्रांसफ्यूशन एंड आयरन चिलरेशन थेरेपी हमारी रेगुलर ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट है। इसमें परमानेंट ट्रीटमेंट एक है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो कि बहुत रेयर केसेस में हो जाता है। वो पेशेंट टू पेशेंट मैटर करता है, उनके बोन मैरो मैच मिलना, फिनेंशियल भी बहुत महंगी ट्रीटमेंट है। एंड इसके अलावा अभी तक कोई सर्टिफाइड ट्रीटमेंट परमानेंट क्योर के लिए नहीं है। तो इस बीमारी में जब मुझे डिटेक्ट हुआ था थैलेसीमिया मेजर, डॉक्टर ने तो ये सीधा साधा बोला था 8-10 साल की ज़िंदगी होती है, बच्ची की सेवा करो, ज़िंदा रह गई तो आपके लिए बहुत रहमत की बात होगी, ये बहुत रेयर केसेस है। बट मेरे माँ बाप की जो कोशिश थी कि नहीं, हमारी बच्ची को एक बीमारी है तो क्या हुआ, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की और उसको एक साधारण जीवन यापन करने के लिए देने सक्षम बनाने की। आज के टाइम पे जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, इसमें मैंने एक लास्ट में लिखा है जीन थेरेपी। ये ट्रीटमेंट ऑनगोइंग रिसर्च में है, अभी ये ट्रीटमेंट इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और थैलेसीमिया का अगर रेशियो गिना जाए तो अभी तक जो बताया गया है, हर साल 10,000 से अधिक बच्चे डिटेक्ट होते हैं थैलेसीमिया मेजर से। इंडिया थैलेसीमिया बीमारी का कैपिटल कहा जाता है ग्लोबली, क्योंकि यहाँ पे हम शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं, ना कि ब्लड टेस्ट की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है, मैच की जाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो बताया गया है डोनेट ब्लड सेव लाइफ, आप जैसे कि मैं अभी रिपीट भी कर रही हूँ, हमारी प्रथम जो ट्रीटमेंट होती है ब्लड होता है, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए, जैसे किसी को सिंपल शब्दों में गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, खाने पीने के लिए खाना या पानी चाहिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि जो भी एलिजिबल करते हैं या इच्छा करें, जाके अपने नज़दीकी ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करें, या तो हमारे साथ भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हम रेगुलर ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि जो दिल्ली में हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ पे बच्चों को विदाउट रिप्लेसमेंट डोनर हर 15 दिन में ब्लड दी जाती है, उस ब्लड बैंक में सफिशिएंट ब्लड अवेलेबल रहे। आज वी ऑल नो कि ब्लड कहीं पे भी क्रिएट या मैन्युफैक्चर नहीं की जाती है, ओनली ब्लड आप जब डोनेट करोगे ब्लड बैंक में जाके, तभी वो वॉलंटरी ब्लड हम तक पहुंच पाती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे कुछ कैंप्स की पिक्चर्स हैं जहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज करी है डिफरेंट ओकेजन में। नेक्स्ट, थैलेसीमिया के जैसे कि परमानेंट क्योर कहाँ, अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, बट ऑनगोइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हमें उम्मीद है कि कोई न्यू
ट्रीटमेंट या थेरेपीज मैनेजमेंट आए जिससे थैलेसीमिया को हम बहुत अच्छा मैनेज कर पाए और परमानेंट क्योर कर पाए। नेक्स्ट, ये आज इस थैलेसीमिया प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल, जो मेजर हमारी थैलेसीमिया प्रिवेंशन के लिए हमारी फाउंडेशन काम कर रही है। देखिए, बीमारी बहुत तरीके की है आज के टाइम पे। एक स्पेसिफिक बीमारी के ऊपर हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर बीमारी का प्रिवेंशन पॉसिबल हो पाना मुश्किल होता है, और जब आपको पता है आप प्रिवेंशन कर सकते हो किसी बीमारी से, अपनी फैमिली को, अपने किसी लव्ड वन को या अपने आप को भी, तो आप पहले कोशिश तो यही करोगे ना प्रिवेंट करने की। बट जब 2019 में कोविड आया, कोविड प्रिवेंट हो पाया। HIV आज के टाइम पे लोग इतने सतर्क है, अवेयर है, उसकी प्रिवेंशन के ऊपर हम सोचते हैं, जबकि थैलेसीमिया एक कैपिटल है इन ग्लोबली। इंडिया एक कैपिटल है थैलेसीमिया का ग्लोबली। इसके बाद भी इसके ऊपर सोचा बहुत कम जाता है और जानकारी बहुत कम है। अगर दो थैलेसीमिया माइनर, जैसे कि आप आज पढ़ रहे हो, कल शादी करोगे, या आपके नॉन में भी कोई शादी कर रहा है, वो दोनों कुंडली मिला रहे हैं, फैमिलीज मिल रहे हैं, एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अच्छी ज़िंदगी कैसे जी पाए। बट अगर ये थैलेसीमिया का चेक वो नहीं करते हैं और उनके बच्चे को एक यही बीमारी आती है, तो थैलेसीमिया माइनर शादी करते हैं, उनके बच्चे को यही बीमारी आती है, उस बच्चे की ज़िंदगी क्या है? बचपन से वो हर 15 दिन में बार बार सुइयों प्रिक्स लेनी पड़ेगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, सैंपल्स के लिए, हर रोज़ सुबह से शाम दवाइयों में घिरे रहना, शारीरिक इतनी सारी दिक्कतों से जूझना, परिवार फिनेंशियली हर साल लाखों का खर्चा उठाना, परमानेंट क्योर तो बहुत ही महंगे हैं, जो रिसर्च ट्रीटमेंट्स भी है और महंगे हैं। और सिर्फ थैलेसीमिया से एक आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं, थैलेसीमिया के कारण जब आयरन डिपॉजिट आँखों में होता है, दिखना कम हो जाती है, कान में होता है तो सुनने की क्षमता चली जाती है, कितने व्यक्तियों की फेस बहुत डिफॉर्मेटिव हो जाती है जब आयरन डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो जाता है और स्प्लीन इनलैर्ज हो जाता है, तो उसके कारण अनेक दिक्कत आती है। लीवर में आयरन डिपॉजिट होता है तो लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेल, ऐसे सिचुएशंस भी आ जाती है उस बच्चे की लाइफ टाइम। पहले के टाइम पे बोला जाता है 8 से 10 साल। अभी ट्रीटमेंट जो है, मैनेजमेंट ट्रीटमेंट, उसके माध्यम से लाइफ टाइम तो मिल जाती है, लेकिन वो दिक्कत और वो फाइनेंशियल एक्सपेंस, वो सोशल स्टिग्मा, वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन से जाना पड़ता है। इसके लिए सबसे सरल माध्यम यही है कि हम कोशिश करें, हम और हमारे जैसे युवा है, यूथ है, वो सब अपनी थैलेसीमिया स्टेटस की स्क्रीनिंग करवाएं और अपने आसपास के व्यक्तियों में भी ये जागरूकता फैलाएं कि हम अगर ये टेस्ट करते हैं, ये कोई बहुत बड़ी टेस्ट नहीं है, कि बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट नहीं है, सिंपल एक ब्लड टेस्ट के माध्यम से जानकारी मिलेगा। और ये जैसे कि हम अपना एक बैंक स्टेटस चेक करते हैं शादी से पहले, बैकग्राउंड स्टेटस चेक करते हैं, वैसे ही ये एक मेडिकल स्टेटस होगा जिसमें जेनेटिक स्क्रीनिंग होगी। पता चलेगा कि हमारे शरीर में ये ट्रेट है कि नहीं है, और मुझसे मेरे आने वाले जो परिवार है उसको जा सकता है या नहीं। और आप में से अगर किसी को भी ये स्क्रीनिंग करवानी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे और अच्छे से आपको काउंसलिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोवाइड की जाएगी उसके रिगार्डिंग। इसके नेक्स्ट स्लाइड। थैलेसीमिया प्रिवेंशन की जो पॉसिबिलिटी है, कैन बी पॉसिबल इफ़ यू कैन जॉइन अस जेनेटिक काउंसलिंग, जिसमें कपल्स थैलेसीमिया कैरियर्स हैं उनकी काउंसलिंग की जाए। प्रीनेंटल टेस्टिंग, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है
वो कंसीव कर चुके हैं तो प्रीनेंटल टेस्टिंग हो सकती है, फिर उसके बाद डॉक्टर की उनको गाइडेंस एंड सजेशन रहेगी। मास स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जैसे कि आपकी कॉलेज है या आपकी यूथ टीम है, वहाँ पे 25, 30, 50 व्यक्ति है, हम उनके लिए स्क्रीनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वहाँ पे जाके सैंपल ड्रॉ करके हम उनको रिपोर्ट सबमिट करते हैं। उनमें से जितने भी ट्रेड्स होते हैं उनको हम प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं कि कैसे उनकी फर्दर फैमिली प्लानिंग की जाए कि उनको इस दिक्कत से, इस बीमारी से उनके परिवार को गुजरना ना पड़े। एंड जो कपल्स शादीशुदा है एंड उन्होंने थैलेसीमिया स्क्रीनिंग नहीं करवाई है, उनको जानकारी नहीं थी, वो फैमिली प्लानिंग से पहले भी इस काउंसलिंग के माध्यम से, स्क्रीनिंग के माध्यम से प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि चांसेस होता है, अगर 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, उसमें 25% थैलेसीमिया मेजर होने की चांसेस है। 25% चांसेस आप पहले की स्लाइड्स में देख सकते हो, नॉर्मल होने की भी चांसेस है। तो ऐसा नहीं है कि अगर माइनर 2 शादी कर रहे हैं उनकी नॉर्मल बच्चे नहीं हो सकते या सारे ही बच्चे थैलेसीमिया मेजर होंगे, वो उनको मेडिकली डॉक्टर ही एडवाइस कर सकते हैं। एंड पब्लिक अवेयरनेस, इसके ऊपर हम जितना बात करें, लोगों तक पहुंचाएं, उनको जानकारी मिले, ताकि ये एक जैसा HIV को हम प्रिवेंट कर पाए, कोविड को प्रिवेंट कर पाए, वैसे हम थैलेसीमिया को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी मुझसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ और जानना चाहता है तो मैं बता सकती हूँ। जो अफेक्टेड है थैलेसीमिया पेशेंट, पहले तो आप एज ए हेल्दी पर्सन, हेल्दी सिटीजन ऑफ इंडिया, आप ऐसा मैं नहीं बोलूँगी आप एक ब्लड कैंप हो और आप वहाँ जाए ब्लड डोनेट करें, क्योंकि वो ब्लड मास में चला जाता है। जैसे कि हमें हर 15 दिन में ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हम ऐसे कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, एक थैलेसीमिया पेशेंट है, उसके लिए 4-5 ऐसे ब्लड डोनर उस ग्रुप के अरेंज करें, ताकि वो पर्टिकुलरली उस, जैसे कि एक पेशेंट है, वो साल में अगर महीने में अगर उसको 2 ब्लड चाहिए तो साल में उसको 24 ब्लड चाहिए, तो 24 डोनर हुए। जब मंथली उसी के 24 डोनर पुल, एक डोनर पुल बनता है वॉलंटरी ब्लड डोनर्स की, वो पुल हम सर्कल में हमारे ग्रुप्स बना के रजिस्टर्ड करके रख पाएँ। एक पेशेंट जो थैलेसीमिया मेजर है, उसको हम वही सर्कल 24 जन में से डोनेट करते जाएंगे और ब्लड चढ़ता जाएगा, क्योंकि ब्लड डोनेट करने के बाद एक डोनर इमीडिएटली डोनेट नहीं कर सकता। देयर इज़ अ टाइम पीरियड, 3 मंथ एवब एटलीस्ट, 4 मंथ एवब, वो डिपेंड, जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उस पर होगा। तो पहले तो हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं थ्रू आउट ए डोनर पुल। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन से ज़्यादा हम प्रेस ऑन डोनर पुल को कर सकते हैं। सेकेंडली, जो पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिया मेजर पेशेंट्स हैं, बहुत अब जैसे साइकोलॉजिकली डिप्रेशन से जाते हैं बहुत ज़्यादा, उनको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट एक्टिविटी। एंड उनकी स्टोरीज हम शेयर कर सकते हैं सोशली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, ताकि जैसे कि आपके मेरे जैसे कांटेक्ट है वो थैलेसेमिक फ्रेंड होंगे, वैसे आपके कांटेक्ट आपके कॉलेज फ्रेंड रिलेटिव्स होंगे, तो उन तक ये पहुंच पाए क्या है ये बीमारी पहले। एंड थर्डली, आप खुद भी स्क्रीन करें, और आपके साथ अगर कोई और है जिसको आप समझा पाए या समझाना चाहते हैं, शादी से पहले स्क्रीन करना या प्रेगनेंसी से पहले स्क्रीन करना, उनके साथ आप हमसे जोड़िए।
हम उनको गाइड करेंगे और आपके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एंड फोर्थली, आप चाहें तो हमारे कैंप्स एंड स्क्रीनिंग चेकअप कैंप्स में वॉलंटरी भी कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है? Could you share a memorable experience और सक्सेस स्टोरी? हाँ, मेरे हेल्थ इश्यूज़ के कारण जब मैं पढ़ नहीं पा रही थी, मेरी बोर्ड्स की एग्ज़ाम थी एंड मैं 2 बार बोर्ड ड्रॉप आउट हो चुकी थी। एंड उसका रीज़न ये था, जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती थी या बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करती थी, शरीर में इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी, HB हीमोग्लोबिन हेल्थ इश्यूज़ आ जाती थी, तो मैं बार बार एग्ज़ाम देने जाती थी एंड ड्रॉप आउट होती थी। स्टिल मैं एग्ज़ाम देने गई, बोर्ड एग्ज़ाम, मेरी जो बोर्ड एग्ज़ाम की स्टोरी ऐसी है कि मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई, आई टेक माई ट्रांसफ्यूशन एंड मैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट से जा रही थी, गई पेपर दे के आई, फर्स्ट पेपर, देन फिर हॉस्पिटल आई, मैं डिस्चार्ज नहीं हुई थी, रिक्वेस्ट 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए गई थी, फिर आई हॉस्पिटल में एडमिट रही, फिर मेरी ऑनगोइंग ट्रीटमेंट गई, फिर मैं सेकंड पेपर देने गई, देन फिर आके हॉस्पिटल में एडमिट रही, डिस्चार्ज हुआ, देन मैं थर्ड पेपर दी। मतलब मैं 2 बार फेल हो चुकी थी क्योंकि मुझे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस था और मैं नहीं दे पा रही थी एग्ज़ाम, मेरी शरीर मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी। बट मैंने थर्ड टाइम आई वॉज ट्राइड कि मैं पेपर दूँ और हॉस्पिटल आऊँ, और हॉस्पिटल अथॉरिटी भी इतने सपोर्टिव थे, दे बिना डिस्चार्ज के मुझे उन्होंने जाने दिया। माई होल फैमिली विद मी, लाइक उसको अगर देना है एग्ज़ाम तो हम सपोर्ट करते हैं। एंड विदाउट डिस्चार्ज मैं हॉस्पिटल में 3 दिन एडमिट रह के ट्रीटमेंट लेके भी पेपर दे के बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर किया था। दैट वाज द थर्ड अटेम्प्ट। एंड अगर उस टाइम नहीं होता तो मैंने तो ये सोच लिया था इस बार मैं गिव अप ले लूँगी। एंड आफ्टर दैट मैंने अपनी स्कूलिंग के बाद 12th ग्रेजुएशन पढ़ाई कंटिन्यू करी एंड होटल मैनेजमेंट में स्पेशल कोर्सेज भी किया एंड कैफ़े रन आउट किया, कमर्शियल कैफ़ेज़। बट ड्यू टू अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट मैं फिर से कॉलेज की पढ़ाई, ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की एग्ज़ाम नहीं दे पाई। एंड इवन मेरी जो कैफ़े थी वो ह्यूज सेटअप ऑफ 10 लाख उस 18-19 ईयर एज की लड़की के लिए वो बहुत बड़ी बात थी, उसमें भी मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी। सो आई टेक अ डिसीजन कि मैं कैफ़े बंद करूँगी। मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पा रही थी तो एग्ज़ाम नहीं दे पाई। एंड मेरी जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन चल रही थी, मुझे उड़ीसा से दिल्ली रीलोकेट होना पड़ा। तो जब मैं दिल्ली रीलोकेट हुई, यहाँ पे मेरी ग्रेजुएशन नहीं थी, मेरे पास फिनेंशियल सपोर्ट नहीं था, मेरे पास कोई बैकबोन नहीं था रिकमेंडेशन। सो मैं प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब करती रही और 9 घंटे से 9 घंटे की लॉगिन होती है, 10 घंटे की शिफ्ट होती है। एंड मैं द्वारका से नोएडा ट्रैवल करती थी ईच डे। एंड उसके साथ रोस्टर ऑफ जब मिलता था, मैं ट्रीटमेंट मैनेजमेंट करती थी, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती थी। एंड मेरे घर में कोई कुक भी नहीं है, सो आई हैव टू कुक फॉर माई सेल्फ 3 टाइम एंड मेरे भाई के लिए। एंड उसके साथ भी मैंने सोशल वर्क के लिए जो डेडिकेशन था, जब मैंने एक्सीडेंट फेज में देखा था कि मेरे जैसे बच्चों को मेरी मदद की बहुत ज़रूरत है और मुझे कुछ करना चाहिए अपनी सोसाइटी के लिए, ताकि हम एज ए सिटीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज़ मैं खुद इस चीज़ों से जूझ रही हूँ, दूसरों को रोक पाऊँ, समझा पाऊँ। तो 2023 तक मैं दिल्ली में 2019 में आई एंड 23 तक प्राइवेट जॉब, रेंट का घर, हेल्थ इश्यूज़, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोशल वर्क करती रही। वॉलंटरी ब्लड कैंप्स में जाना, स्क्रीनिंग करवाना, अवेयरनेस स्प्रेड करना, डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर बात करना। 2016 में थैलेसीमिया डिजीज़ को, ब्लड डिसऑर्डर को डिसेबिलिटी एक्ट में इंक्लूड किया गया एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। उसके लिए एडवोकेसी करती रही। एंड ड्यूरिंग दैट इतने सारा कुछ के अंदर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, सपोर्ट मिला, हमारे साथ दूसरे जो डायरेक्टर जुड़े हुए हैं,
हमने सर्वेश्याम मंगलम फाउंडेशन स्टार्ट किया एंड नाउ फुल टाइम मैं सर्वेश्याम मंगलम फाउंडेशन में इन्वॉल्व हूँ। सो लाइफ जब आपको चैलेंजेस देती है, चैलेंज की तरह ही लेना पड़ता है। अगर आप चैलेंज की तरह नहीं लोगे तो वो चैलेंज में आप खुद ही हार जाओगे। जीतना हमेशा सक्सेस नहीं होता, कोई अचीवमेंट नहीं होती। जीतना हमेशा आपका वो जर्नी होता है, जो जर्नी आप खुद चल रहे हो एंड उस जर्नी से आप सीखते हो, लोगों को इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो, सपोर्ट करते हो, तभी जाके लोग आपसे जुड़ते हैं और आपकी जो विजन है, मोटो है लाइफ की, वो सक्सेस होती है। जो जब ज़िंदगी का जो मिशन और मोटो हो ना वो सक्सेस हुए, दैट इज़ द सक्सेस। नाइदर कि अकाउंट में कितना पैसा है, हेल्थ इज़ वेल्थ। आपके अकाउंट में लाखों रुपए हैं और वो लाखों रुपए हॉस्पिटल में चले जाए तो क्या फ़ायदा। उससे बेहतर ये है हम 1000 कमाएं लेकिन स्वस्थ जीवन रहे, जो आजकल की हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा सोचती है। एनी अदर क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच। इसमें मेरे परिवार की भी बहुत सपोर्ट होगी, क्योंकि जैसे थैलेसीमिया बीमारी में हमारी एज बढ़ती है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। एडोलसेंस में कॉम्प्लिकेशंस आना, मैरिटल एज में कॉम्प्लिकेशन है, बिकॉज यू आर गोइंग ए रेगुलर ट्रीटमेंट मेडिटेशन एंड इट इज़ ए अनक्योरेबल डिजीज़ राइट नाउ अगर आपके लिए है। एंड आप एक कम्युनिटी में रह रहे, सोसाइटी में रहते हो, जॉब करना है, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, फैमिली बनानी है, ये एक स्टिग्मा की तरह से गिना जाता है। तो जो स्टिग्मा के हिसाब से ये गिना जाता है उसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है सब मैनेज करना। लेकिन कोशिश मैं यही करती हूँ, जैसे कि जितनी भी आपको तकलीफ़ मिलती है, दर्द मिलता है, पेन मिलता है, वो ही आपको बहुत मोटिवेट करती है आगे के लिए, काम करने के लिए, अच्छा हार्ड वर्क करने के लिए एंड कभी ना थकने के लिए। सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊँ, वी आर वेरी इजी टू गेट टायर्ड, लाइक थक गए अब हम, लेकिन वो आई एम नॉट टायर्ड बोलना ही बहुत बड़ी बात होती है। फर्स्ट, थैलेसीमिया के ऊपर जानकारी बहुत कम है। आपने टीवी में एक ऐड देखा होगा, एक बच्ची आती थी, प्लीज़ डोनेट ब्लड बोल के एडवर्टाइजमेंट्स चलता है एंड अमिताभ बच्चन जी भी इसके ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट थैलेसीमिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं। लेकिन इन एडवर्टाइजमेंट के बाद भी इस चीज़ को सीरियस लिया नहीं जाता है इंडिया में। भारत में अभी भी कोई भी रिलीजियन हो, शादी से पहले लड़का लड़की मिलते हैं, परिवार मिलता है, कुंडलियाँ मिलती है, या फिर उनकी जो ऐसे भी कल्चरल इशू प्रोग्राम है वो होता है, लेकिन कभी भी स्क्रीनिंग नहीं करवाया जाता कि ब्लड टेस्ट हो शादी से पहले। अगर किसी को पता हो HIV है, क्या वो शादी करेगा? नहीं करेगा। अगर वो कर रहा है फिर भी उस पार्टनर से या व्यक्ति से, he was very quite aware about the consequences and precautions। तो अगर हम ये चीज़ें करें तो प्रिकॉशन और अवेयरनेस के ऊपर तो चैलेंजेस कम होगी। लेकिन अभी भी अगर आप चैलेंजेस की बात करेंगे, भारतवर्ष में बहुत हिस्सा रूरल एरिया है, वहाँ पे इस एक बीमारी है, उसको शादी से पहले चेक करवाएं। अगर देखिए गांव में है, आज मैं उड़ीसा की बात करती हूँ, उड़ीसा में अगर किसी गांव में किसी लड़की की शादी हो रही है और उसको मैं जाके बोलूँ कि आप शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट करवाएं, वो तो पहले बोलेगी कहीं इसमें कुछ रिपोर्ट में आ गया, खून में कोई दिक्कत है तो मेरी शादी टूट जानी है, मैं ये टेस्ट क्यों करवाऊँ। और ये टेस्ट महंगे भी है और ये टेस्ट हर जगह पे अवेलेबल भी नहीं है। जैसे आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओगे तो जैसे आपकी CBC टेस्ट हो जाएगी या हीमोग्लोबिन टेस्ट हो जाएगी, ऐसे ये टेस्ट भी अवेलेबल नहीं है। तो HPLC टेस्ट बोला जाता है, थैलेसीमिया स्क्रीनिंग की जो टेक्निकल टेस्ट का नाम है। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जैसे बहुत चुनिंदा कदम है इसके लिए, ना कि कोई वास्ट एडवर्टाइजमेंट है, प्रोग्राम्स है, कैंपेनिंग्स के ऊपर फोकस्ड है एंड डेडिकेशन स्ट्रैटेजी कुछ है नहीं
कि जिससे थैलेसीमिया स्क्रीन हो पाए या हम प्रिवेंशन कर पाए। अभी कोविड बहुत अचानक से एक बीमारी आई, जिस बीमारी का हमें पता भी नहीं था, सोच भी नहीं था, जिसमें सबकी जान जा रही थी, बट स्टिल उसमें प्रिवेंशन पॉसिबल हुआ, क्योर पॉसिबल हुआ, वैक्सीनेशन पॉसिबल हुआ। तो थैलेसीमिया से भी हो सकता है अगर उस पर फोकस जाए। मेजर जो चैलेंजेस है फिनेंशियल सोशल स्टिग्मा, फिनेंशियल बर्डन है, सोशल स्टिग्मा है, एंड उस पर अवेयरनेस कम होना, यही है। I would like to say one line. शिवानी जी, थैंक यू सो मच कोऑर्डिनेशंस के लिए। आपकी सपोर्ट हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी, और हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ जुड़ के NSUT में भी थैलेसीमिया स्क्रीनिंग के कैंप्स कर पाए एंड ब्लड डोनेशंस ड्राइव्स या पुल्स बना पाए। जो हमारी कोशिश है कि एक रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूशन से क्या होता है ना, बच्चों को, थैलेसीमिक पेशेंट्स को HIV HCV इन्फेक्शंस आने की बहुत हाई रिस्क रहती है, जिसके लिए हम, क्योंकि इंडिया में अभी भी हर जगह पे बहुत अपडेटेड स्क्रीनिंग प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है ब्लड बैंक्स में। अभी भी झारखंड में 5 लास्ट महीने थैलेसीमिक पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूशन ड्यूरिंग HIV इन्फेक्टेड हुए हैं, जिसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा मैं कोशिश कर रही है कि वहाँ पे डेवलपमेंट्स आ पाए। तो मेरी यही आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना भी आप कोशिश करें कि ब्लड डोनेट करें, हमसे जुड़े, एक डोनर पुल बनाएं जो थैलेसीमिक बच्चे हैं उनके लिए। एक बच्चे के लिए अगर हम 6-7 भी डोनर अरेंज कर पाए, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। एंड किसी को भी थैलेसीमिया स्क्रीनिंग अपनी करवानी है, अपने परिवार की, दोस्तों की करवानी है, हमसे बताएं, हम ज़रूर कोऑर्डिनेट करेंगे। एंड होप सो फ्यूचरली विल कनेक्ट थ्रू आउट ऑफलाइन कैंप्स और सेशंस, ताकि और स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। एंड थैंक यू सो मच शिवानी जी फॉर योर ऑल कोऑर्डिनेशन, एंड ऑल थैंक्स टू NS सेल ऑफ NSUT। मैं इंस्पिरेशन नहीं बनना चाहती हूँ, मैं सब बच्चों के साथ एक
दोस्त बनना चाहूँगी ताकि वो मेरे साथ मिले और हम एक टीम की तरह काम करें। अगर एक बच्चा भी 5 जन तक बात पहुंचा पाए ना, बहुत ह्यूज नंबर तक हम अवेयरनेस स्प्रेड कर पाएंगे एंड स्क्रीन कर पाएंगे। और खाली स्क्रीन करना बहुत से ज़्यादा ज़रूरी, स्क्रीनिंग के बाद उस चीज़ को ध्यान रखना एंड मॉनिटर करना, उसकी काउंसलिंग कंटिन्यू करना। थैंक यू सो मच। आपके क्यूए सेशंस हो गए? शिवानी जी, मैं भी saying something. शिवानी जी, आप अनम्यूट करें, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। आवाज़ नहीं आ रही है शिवानी जी। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आवाज़ आ रही है। श्योर श्योर, एनी टाइम आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। आप एनी टाइम हमें मेल भी कर सकते हो, सोशल साइट्स में भी आप लिंक रह सकते हैं, कनेक्ट रह सकते हैं। जब भी जो भी जानकारी हम तक पहुंचेगी या फिर सुविधाएं पहुंचेगी, हम बताते रहते हैं उसमें। और आपको कोई जानकारी चाहिए या कोऑर्डिनेशन चाहिए, आप कनेक्ट कर सकते हैं।